दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बहुत बड़े प्रोटेस्ट के बाद नेपाल में अंतिम सरकार बनाई गई है और इस सरकार को प्रधानमंत्री पद संभाल रही है नेपाल की एक महिला जिनका नाम है सुशीला कार्की। लेकिन नेपाल के अंतिम सीएम सुशीला कार्की के एक पूरे बयान से पूरे साउथ एशिया में हलचल मचा दी है। अभी उस समय जब नेपाल में जेएनजी प्रोटेस्ट की वजह से सब कुछ चेंज हो गया है, तो क्या यह नेपाल की क्रांति है या भारत नेपाल रिश्तों का नया चैप्टर? तो चलिए कुछ जानते हैं थोड़े विस्तार में इसको। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 18 सितंबर सन 2025 से। दरअसल हुआ यह था कि नेपाल सरकार ने अचानक सारे सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, जिससे नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सारे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से बंद हो गए। इसमें सरकार का कहना था कि टैक्स और साइबर सिक्योरिटी के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया, लेकिन असल में मुद्दा कुछ और ही था। अब कुछ लोगों का मानना है कि जेएनजी ने इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट किया, लेकिन वहीं कुछ और लोगों का मानना है कि लोगों का गुस्सा नेपो किड्स पर था। मतलब पॉलिटिशियन के बच्चे लग्जरी कार्स, डिजाइनर बैग्स इंस्टा पर दिखा रहे थे, वहीं दूसरी ओर एक आम नेपाली आदमी सालाना सिर्फ $1400 की जिंदगी जी रहा था। बस यही रीजन था कि जेएनजी ने यानी 13 से 28 साल यंगस्टर भड़क उठे और काठमांडू से लेकर पोखरा बुटवल तक सड़कों पर भीड़ ही भीड़ उमड़ पड़ी। धीरे धीरे यह भीड़ एक बड़े प्रोटेस्ट का रूप ले लिया, लेकिन हालात तब बिगड़े जब पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें बताया जा रहा है कि 21 लोग शहीद हो गए और 1300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा कई सारे जेलों से लगभग 12,000 से 12,500 कैदी फरार हो गए। यहाँ तक कि संसद भवन और कांग्रेस ऑफिस को जला दिया गया। जेएनजी का एक ही डिमांड था, हमें फेयर सिस्टम चाहिए, अर्थात करप्शन से आज़ादी। प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ गया और 9 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जेएनजेड ने साफ कहा कि हमें पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर एक इंडिपेंडेंट लीडर चाहिए। और फिर 12 सितंबर को नेपाल में इतिहास बना। सुशीला कार्की बनी नेपाल की इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। दरअसल सुशीला कार्की नेपाल की पहली फीमेल चीफ जस्टिस थी। इनकी उम्र अभी 73 ईयर्स है। इस तरह से प्रधानमंत्री पद के लिए जेएनजी ने खुद उनका नाम सिलेक्ट किया, क्योंकि वो नेपाल की जनता में इंटीग्रिटी और मानवता की मिसाल है। शपथ लेते ही सुशीला कार्की ने इंडिया के बारे में कहा कि इंडिया हमारा एक अच्छा पड़ोसी देश है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर भारत नेपाल रिश्तों को नई उड़ान पर ले जाएंगे और हमारा फोकस होगा बिजनेस और एनर्जी कोऑपरेशन पर। याद है, मोदी जी ने 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने का वादा किया था। कार्की ने साफ कहा है, ट्रेड, ट्रांजिट और कनेक्टिविटी में इंडिया हमारा पार्टनर बनेगा। अब देखिए, ये बयान खास इसलिए है क्योंकि नेपाल हमेशा चीन और इंडिया के बीच बैलेंस बनाता रहा है, लेकिन इस बार कार्की का झुकाव साफ साफ भारत की तरफ दिख रहा है। कुछ रिपोर्ट तो ये भी कह रही हैं कि ये कदम अमेरिका के स्ट्रेटजी को झटका देगा, क्योंकि इंडिया नेपाल का ये मजबूत रिश्ता किसी भी बाहरी दबाव को बैलेंस कर सकता है। अब अगले 6 महीने में चुनाव होंगे। आर्मी और जेएनजेड मिलकर क्लीन अप कमेटी बना रहे हैं। देश को करप्शन से क्लीन करने का मिशन शुरू हो चुका है। दोस्तों, ये नेपाल का नया दौर है जहाँ यंगस्टर की आवाज़ सुनी जा रही है। क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है कि कोई सरकार हम युवाओं की आवाज़ सुन सके? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिर मिलती हैं एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।